हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल और सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम की दृष्टि से, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभ्यता वाला टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम और आपके रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बातचीत करने वाले हैं। कलाम अकेडमी की बुकलेट से मैं आपको करवाने वाला हूं और एकदम सारी चीज़ें जो है वो एकदम पैटर्न के साथ दी गई है दोस्तों, तो आपको एकदम पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम प्रमुख सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। तो बेसिक जानकारी देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय ACL कालाइल को जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सवाल जो है ये RSM SSB के द्वारा दोस्तों 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये RSM SSB का फेवरेट सवाल है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य जो है ये कब किया गया था? आपका 1871 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ACL कालाइल के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, सरस्वती नदी जो है आपकी, तो सरस्वती नदी तट पर स्थित प्राचीन स्थलों के सर्वे संबंधी कार्य ओरेल स्टेन ने अप्रैल 1942 में किया तथा द जियोग्राफिकल जर्नल में इसे प्रकाशित करवाया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। सरस्वती नदी तट पर स्थित प्राचीन स्थलों के सर्वे संबंधी कार्य किसके द्वारा किए गए थे दोस्तों? तो ये ओरेल के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? ओरेल दोस्तों आपके स्टेन के द्वारा किए गए थे अप्रैल 1942 में, और इन्हें प्रकाशित करवाया गया था द जियोग्राफिकल जर्नल में। ये भी आप याद रखिएगा। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से निर्मित पाषाणकालीन हस्तकुटार कुल्हाड़ियों की आपकी खोज की थी दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट के द्वारा, किसके द्वारा? C.A. हैकेट के द्वारा दोस्तों कब? 1870 ईस्वी में जयपुर से और इंद्रगढ़ से आपके पत्थर से निर्मित पाषाणकालीन हस्तकुटार की खोज की थी। और ये सवाल भी आपका RSM SSB ने पूछ लिया है। सैटर्न कार ने झालावाड़ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। तो सैटर्न कार आपको ध्यान रखना है। सैटर्न कार के द्वारा दोस्तों आपके झालावाड़ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। तो सैटर्न कार जो है ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, B. आल्चिन ने जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। तो B. आल्चिन के द्वारा दोस्तों आपके जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। और ये सवाल भी RSM SSB ने पूछ लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो B. आल्चिन ने जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। तो ये भी आप याद रखिएगा। B. आल्चिन। सैटर्न कार आप याद रखिएगा, झालावाड़ से संबंधित है। ठीक है, और हमने जो देखा C.A. हैकेट, वो आप याद रखना, जयपुर और इंद्रगढ़ में जो है हस्तकुटार कुल्हाड़ी की इन्होंने खोज की। अब आगे देखिए, पूर्व पाषाणकालीन स्थल और उनके खोजकर्ता देखिए। जैसे कि चित्तौड़ जो है दोस्तों, इसे पुराने टाइम में नगरी के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी माध्यमिका हो जाएगी। इसके खोजकर्ता आपके SR राव हो जाएंगे। जालोर के B. आल्चिन आपके हो जाएंगे। मंडफिया जो है दोस्तों आपके, इसकी खोजकर्ता VN मिश्रा आपके हो जाएंगे। मंडफिया आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, तो इसके खोजकर्ता आपके VN मिश्रा हो जाएंगे। दौसा में खोज किसने की? तो कालाइल के द्वारा की गई। और भानगढ़ में आपके पूर्व पाषाणकालीन स्थल की खोज किसने की? तो ये के सौंदरराजन के द्वारा की गई। तो चित्तौड़गढ़ में SR राव, जालोर में B. आल्चिन, मंडफिया में VN मिश्रा, दौसा में कालाइल और आपके भानगढ़ में के सौंदरराजन के द्वारा जो है आपके पूर्व पाषाणकालीन स्थल की खोज की गई। आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान में भानगढ़, डिगारिया तथा विराटनगर से भी हैंड एक्स संस्कृति का पता चला है। तो भानगढ़, डिगारिया और विराटनगर से भी आपके हैंड एक्स संस्कृति का पता चला है। तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे बालोतरा के निकट स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1966-67 में दोस्तों आपके VN मिश्रा के द्वारा किया गया था। तो तिलवाड़ा सभ्यता आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी लूनी नदी पर बालोतरा के निकट स्थित है, और इसका उत्खनन कार्य आपका 1966-67 में किया गया था VN मिश्रा के द्वारा। तो डॉक्टर VN मिश्रा इस सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक मानते हैं। तो 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। राज्य के जयपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर तथा चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जयपुर, अलवर, कोटा, इसके अलावा झालावाड़, भरतपुर और चित्तौड़गढ़, यहाँ से आपके प्रचुर मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। विराटनगर से प्राकृतिक गुफाएं तथा शिलाश्रय की खोज हुई तथा भरतपुर जिले के दर नामक स्थान से कुछ शिला कुटीरों में व्याघ्र, बारहसिंगा मानव आकृतियाँ चित्रित है, जो प्रारंभिक पाषाणकालीन मानव के चित्रकला से परिचय का प्रमाण है। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। भरतपुर जिले के दर नामक स्थान से कुछ शिला कुटीरों में व्याघ्र, बारहसिंगा और मानव आकृतियाँ चित्रित है। और विराटनगर में आपकी प्राकृतिक गुफाएं और शिलाश्रय की खोज हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों,
कुराड़ा नागौर जो है दोस्तों, कुराड़ा सभ्यता आपकी नागौर में हो जाएगी। से ताम्रयुगीन प्रणाल युक्त अर्धपात्र प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ताम्रयुगीन प्रणाल युक्त अर्धपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके कुराड़ा नागौर से प्राप्त हुए हैं, जो प्राचीन राजस्थान और पश्चिमी ईरान से पारस्परिक संबंधों को इंगित करता है। तो राजस्थान और ईरान के जो संबंध है दोस्तों, इनको इंगित करता है आपका ताम्रयुगीन प्रणाल युक्त अर्धपात्र। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, कुराड़ा नागौर से। मलाह सभ्यता आपकी भरतपुर में प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून व तलवारें प्राप्त हुई है। अब आगे देखिए, तो प्रचुर मात्रा में ताम्र हारपून और तलवारें कहाँ से प्राप्त हुई, मलाह भरतपुर से प्राप्त हुई। राजस्थान में कुछ प्राचीन स्थल है, जैसे कि आप देखिए बरोड़ सभ्यता, अनूपगढ़ सभ्यता, तरखानवाला डेरा और चक 64, ये आपके श्री गंगानगर में स्थित है। तो सीधा सा सवाल बन सकता है, अनूपगढ़ कहाँ पर स्थित है, श्री गंगानगर में। तरखानवाला डेरा सभ्यता, चक 64 कहाँ पर है, तो श्री गंगानगर में हो जाएगी। कालीबंगा, पीलीबंगा, बडोपल और रंगमहल, ये आपकी हनुमानगढ़ में हो जाएगी। सोती सभ्यता आपकी बीकानेर की हो जाएगी। सुनारी सभ्यता आपकी गणेश्वर में, झुंझुनू में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। सुनारी सभ्यता आपकी झुंझुनू में हो जाएगी और गणेश्वर सभ्यता आपकी सीकर में हो जाएगी। ये दोनों याद रखिएगा, सुनारी आपकी झुंझुनू में, गणेश्वर आपकी सीकर में है। बेराट और जोधपुरा सभ्यता आपकी जयपुर में हो जाएगी। दर और नौ सभ्यता आपकी भरतपुर में है और नगर और रेड सभ्यता आपकी कहाँ पर है, टोंक में है। तो नगर और रेड सभ्यता आपकी टोंक में हो जाएगी। बागोर और ओजियाना सभ्यता आपकी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है और नगरी सभ्यता आपकी चित्तौड़गढ़ की है। गिलुंड सभ्यता और पचमता सभ्यता जो है, ये आपकी राजसमंद की हो जाएगी। और आहड़ और बारातल सभ्यता आपकी उदयपुर की है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर की हो जाएगी। अभी इन सभी सभ्यताओं की हम चर्चा करेंगे, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में करणपुरा, बिजनौर और तरखानवाला डेरा आदि हड़प्पाकालीन स्थल मिले हैं। तो करणपुरा से, बिजनौर से और तरखानवाला डेरा से दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, हड़प्पाकालीन स्थल मिले हैं। तो करणपुरा, बिजनौर और तरखानवाला डेरा। अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, ये आपकी हनुमानगढ़ में है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया होता है। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो कालीबंगा सभ्यता आपकी सरस्वती, घग्गर या दसदती की नदी के किनारे है। सरस्वती को घग्गर बोला जाता है, घग्गर को आपकी दसदती नदी बोला जाता है। कालीबंगा सभ्यता जो थी दोस्तों, इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952-53 में की गई थी। तो 1952-53 में दोस्तों अमलानंद घोष के द्वारा आपके कालीबंगा की खोज की गई थी, ये आप याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर हो जाएगा, आपका दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे इसके, तो दोस्तों खोज तो इसकी 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, लेकिन 1961 से 69 तक बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन, इनके द्वारा उत्खनन किया गया था। तो इसका उत्खनन जो है ये 1961 से लेकर आपका 69 तक चला था। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे भी आपको याद रखना है, एमडी खरे भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा केएम श्रीवास्तव आपको ध्यान रखना है और एसपी जैन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसपी जैन भी याद रखिए, केएम श्रीवास्तव और आपके एमडी खरे, और इसके अलावा बीबी लाल, बीके थापर, क्योंकि ये ऑप्शन में दे दिया जाता है और पूछा जाता है किसका संबंध कालीबंगा से नहीं है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का नगरीय स्थल था। तो ये कैसा स्थल था दोस्तों, ये भी आप याद रखना, ये कैसा स्थल था, आपका नगरीय स्थल था। तो हड़प्पा का ये नगरीय स्थल हो जाएगा। आगे देखिए, आदि ऐतिहासिक काल का काश्ययुगीन स्थल है। तो आदि ऐतिहासिक काल का एक काश्ययुगीन स्थल आपका हो जाएगा। कैसा स्थल है, काश्ययुगीन। उत्खनन इसका 5 स्तरों में किया गया है दोस्तों, 5 स्तरों में इसका उत्खनन किया गया है। प्रथम 2 स्तर पाक हड़प्पा सभ्यता से व अंतिम 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो प्रथम 2 स्तर जो है ये पाक हड़प्पा से संबंधित है और अंतिम 3 स्तर जो है दोस्तों ये आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो पाक हड़प्पा और हड़प्पा ये आपको याद रखने हैं। पहले 2 पाक हड़प्पा से, अंतिम 3 आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 7 अग्नि वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है, लकड़ी की नाली, व्याघ्र अंकन युक्त बेलनाकार मुहर, 3 प्रकार से समाधान, कांस्य के दर्पण, तांबे के बेल, खिलौना गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये सवाल भी पूछा जाता है, खिलौना गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ऊँट की अस्थियों के प्रमाण व 6 छेद युक्त बालक की खोपड़ी, शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो ऊँट की अस्थियों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है दोस्तों। तो 6 छिद्र जो है उससे ये पता लगाया गया है कि ये शल्य चिकित्सा के परिणाम है दोस्तों। आपके शल्य चिकित्सा का प्रमाण हो जाएंगे जो आपके 6 छेद है, ये आपको याद रखना है। यानी 6 छेद युक्त आपकी बालक की खोपड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। तो दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, अतः दीनहीन बस्ती, गरीब बस्ती कहा गया है। तो यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो इसे दीनहीन बस्ती, गरीब बस्ती कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण बस्ती नहीं कहा गया है, गरीब बस्ती कहा गया है दोस्तों। थी तो ये नगरीय सभ्यता,
लेकिन इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है, गरीब बस्ती कहा गया है, ग्रामीण नहीं कहा गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता आपकी नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन राजस्थान का पहला सभ्यता स्थल जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान का पहला स्थल जो कि आपका दोस्तों स्वतंत्रता के बाद उत्खनित हुआ था, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका कालीबंगा हो जाएगा। अब अगली सभ्यता देखिए आप, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो है ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी उदयपुर में हो जाएगी। आहड़ और बेड़ज नदियों के किनारे, बनास की सहायक नदियों के किनारे ये स्थित है, आहड़ और बेड़ज नदियों के किनारे। आहड़ सभ्यता को आगाड़पुर के नाम से, आगाड़ दुर्ग, धूलकोट, ताम्रवती नगरी और बनास संस्कृति का स्थल भी कहा जाता है। और इसे लाल काले मृदभांडों वाली संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे आपके लाल काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो आहड़ सभ्यता की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? A.K. व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में की गई थी। कब की गई दोस्तों? 1953 में की गई थी। इसका उत्खनन कार्य 1955-56 में R.C. अग्रवाल यानी रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया था। तो उत्खनन R.C. अग्रवाल ने किया। फिर 1961 में व्यापक स्तर पर उत्खनन H.D. सांकलिया और V.N. मिश्रा, P.L. चक्रवर्ती ने किया। यानी कि याद रखना है, खोजकर्ता तो कौन हो जाएंगे? अक्षय कीर्ति व्यास हो जाएंगे। इनके द्वारा तो खोज की गई थी, लेकिन उत्खनन किसने किया? तो R.C. अग्रवाल ने, इसके अलावा H.D. सांकलिया ने और V.N. मिश्रा ने, इसके अलावा P.L. चक्रवर्ती ने। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा 55-56 में इसका उत्खनन किया गया था। H.D. सांकलिया ने भी इसका उत्खनन किया। तो ये दो नाम तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 1961-62 में डेक्कन कॉलेज पूना में व मेलबॉर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी उत्खनन किया गया। तो 1961-62 में दोस्तों डेक्कन कॉलेज पूना के द्वारा और मेलबॉर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन किया गया। तो याद रखिएगा, डेक्कन कॉलेज पूना और मेलबॉर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी यहाँ पर उत्खनन किया गया। यह गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। तो आहड़ सभ्यता जो है ये सिंधु सभ्यता स्थल नहीं है दोस्तों, ये आपका गैर सिंधु सभ्यता स्थल है। कैसा स्थल हो जाएगा? गैर सिंधु सभ्यता स्थल। आहड़ से उत्खनन के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ से उत्खनन के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 8 स्तर आपके प्राप्त हुए हैं, जिसमें तृतीय स्तर से चित्रित बर्तन व चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो तीसरा स्तर है उससे आपके चित्रित बर्तन प्राप्त हुए हैं, और जो चौथा स्तर है वहाँ से आपकी 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे देखिए, प्राप्त अवशेष कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से प्राप्त हुई है, उल्टी तपाई विधि से मर्दभांड बनाने के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लाल व काले मर्दभांड। तो ये आपको उल्टी तपाई शैली भी ध्यान रखनी है, ठीक है। ये किस में हो जाएगी? आपकी आहड़ सभ्यता में हो जाएगी। पत्रों व धूप में पकाई गई ईंट निर्मित मकान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पत्रों व धूप में सुखाई गई ईंटें, तो यहाँ से याद रखना आपको, धूप में सुखाई गई ईंटों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से। मर्दभांड यहाँ से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। कैसे मुद्राएं दोस्तों? यूनानी मुद्राएं। वो 3 मुहर प्राप्त हुई है। ब्रासियल बुल यहाँ से प्राप्त हुआ है। रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और आभूषण सहित समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये सवाल आपके सेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो आभूषण सहित समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लेपिस लाजुमी सिक्का यहाँ से मिला है, और मिट्टी के अनाज रखने के बड़े मर्दभांड यहाँ से प्राप्त हुए, जिन्हें गोरे और बंगोट कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों चूल्हा भी प्राप्त हुआ है, और चूल्हा भी ऐसा वैसा प्राप्त नहीं हुआ है, जहाँ पर दोनों तरफ से आपके दोस्तों चूल्हे के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी दोनों तरफ आपका चूल्हा होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी आपको प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी आपको यहाँ से मिले हैं आहड़ सभ्यता से, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ से प्राप्त मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र व त्रिशूल का उत्कीर्ण मिला है। तो यहाँ से प्राप्त मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र व त्रिशूल का चित्र उत्कीर्ण मिला है। तो ये भी याद रखिएगा। यह ग्रामीण स्थल है जो ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। तो ये ग्रामीण स्थल था दोस्तों। तो आपकी कालीबंगा जो थी वो ग्रामीण नहीं थी, लेकिन आहड़ सभ्यता जो है वो आपकी ग्रामीण है। तो ये ग्रामीण स्थल है और ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है, और यहाँ से आपके यूनानी देवता अपोलो का चित्र प्राप्त हुआ है, वह त्रिशूल का चित्र भी मिला है। अब आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो नीम का थाना सीकर में हो जाएगी, कांतली नदी के किनारे स्थित है। 1977 में R.C. अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। तो 1977 में दोस्तों आपके गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया गया R.C. अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा, ठीक है। हालांकि इसकी खोज जो है वो पहले ही कर ली गई थी R.C. अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो पुरातत्व का पुष्कर, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचय सभ्यता कहा जाता है। तो ताम्र संचय पूछा जाए, पुरातत्व का पुष्कर पूछा जाए, या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछा जाए, तो जननी, ताम्र संचय और पुष्कर ये किसे कहा जाता है? ये आपके दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर में ये स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता आपकी गणेश्वर हो जाएगी। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 99% तांबे की मात्रा थी। तो यहाँ से जो भी आपके उपकरण प्राप्त हुए हैं
99% तांबे की मात्रा थी यहाँ पर। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मछली पकड़ने का तांबे का कांटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, तो दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मृदुभान काला व नीला रंग के मिले हैं, जिन्हें कृपसवर्णी कहा जाता है। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कृपसवर्णी के जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके, तो ये दोस्तों आपके गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो आपके प्राप्त मृदुभान थे उनमें काला और नीला रंग था, जिन्हें क्या कहा जाता था, कृपसवर्णी कहा जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के उपकरणों में सर्वाधिक छल्लेदार बर्तन मिले हैं, जो पूर्व हड़प्पाकालीन बर्तन थे। तो यहाँ पे सर्वाधिक छल्लेदार बर्तन भी आपके मिले हैं दोस्तों, जो कि पूर्व हड़प्पाकालीन बर्तन हैं। यहाँ के भवन निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया, तो यहाँ के भवनों के निर्माण में दोस्तों गणेश्वर सभ्यता में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया। ये याद रखिएगा, केवल यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है गणेश्वर सभ्यता में। और गणेश्वर सभ्यता जो थी दोस्तों, ये जो तांबा थी दोस्तों, इसको क्या किया करती थी, निर्यात किया करती थी। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, तांबे को ये निर्यात किया करती थी। आगे देखिए बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता आपकी दोस्तों कहाँ पर है, जयपुर में है। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, बाणगंगा नदी को। प्रमुख स्थल कौन से हो जाएंगे बेराट में, आपकी बीजक की पहाड़ी है, भीम जी की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी और आपकी मोती डूंगरी या गणेश डूंगरी। तो ये जिनके पीछे भी डूंगरी लगा हुआ है और बीजक पहाड़ी है, ये आपके बेराट जयपुर में हो जाएंगे। उत्खनन करता है इसके 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा बेराट सभ्यता का आपका उत्खनन किया गया। कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न शास्त्री का संबंध भी आपके बेराट सभ्यता से हो जाएगा। तो दयाराम साहनी, कैलाश चंद्र दीक्षित और नील रत्न शास्त्री का संबंध भी आपका किससे हो जाएगा, बेराट सभ्यता से हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष, पाषाणकालीन शैल चित्र, पाषाण औजार कारखाना, यहाँ से हाथी मानव के शैल चित्र मिले हैं, जिस कारण बेराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है। तो बेराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो प्राचीन काल की चित्रशाला बेराट को कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, तो प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष मिले। इसके अलावा महाभारत कालीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। बेराट जो था ये प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर बेराट थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में ही बिताया था। तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर बिताया था, विराटनगर में ही बिताया था। मौर्यकालीन अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ से मिले हैं। सिंह उत्कीर्ण 2 अशोक स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 2 अशोक स्तंभ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मंदिर चैत्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। स्तूप और विहार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपका अशोक का भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि कैप्टन बर्ड के द्वारा खोजा गया था दोस्तों। तो भाबरू शिलालेख जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है आपका बीजक की पहाड़ी से दोस्तों, जो कि कैप्टन बर्ड के द्वारा खोजा गया था। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड ने दोस्तों आपके बेराट की बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के एक अभिलेख की खोज की। तो कैप्टन बर्ड के द्वारा बेराट में दोस्तों आपके बीजक की पहाड़ी से 1837 में, तो ये 1837 भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1837 में अशोक के एक अभिलेख की खोज की थी, जिसे भाबरू शिलालेख कहा जाता है, जिसे बेराट अभिलेख या भाबरू अभिलेख कहा जाता है। 1870-71 में अशोक के दूसरे भाबरू अभिलेख की खोज भीम जी की डूंगरी से ALC कालायल ने की थी। तो दोस्तों दूसरे भाबरू शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई, तो दूसरे भाबरू अभिलेख की खोज आपके ALC कालायल के द्वारा की गई। जो कालायल था उसके द्वारा फिर 1870 में और 71 में दोस्तों आपके दूसरे भाबरू अभिलेख की खोज की गई। यानी पहले भाबरू अभिलेख की खोज 1837 में किसने की थी दोस्तों, कैप्टन बर्ड ने की थी। और फिर 1870-71 में ALC कालायल के द्वारा दोस्तों आपके दूसरे भाबरू अभिलेख की खोज की गई। भाबरू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो भाबरू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं दोस्तों, जो कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेराट के बौद्ध स्तूपों को हीनयान संप्रदाय का प्राचीनतम स्थापत्य माना जाता है। तो दोस्तों बौद्ध जो था वो 2 भागों में बट गया था, आपका हीनयान और महायान। तो ये हीनयान संप्रदाय का प्राचीनतम स्थापत्य माना जाता है, जिसे हुण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने नष्ट किया था। तो इसे मिहिर कुल के द्वारा नष्ट किया गया था, जो कि हुण आक्रमणकारी था। आगे देखिए, राजस्थान में पुरातत्व संरक्षण का कार्य कालायल की देखरेख में शुरू किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 634 ईस्वी में बेराट की यात्रा की थी तथा 8 बौद्ध स्तूपों की जानकारी प्रदान की थी। तो ह्वेनसांग ने दोस्तों कहाँ की यात्रा की थी, तो ह्वेनसांग के द्वारा दोस्तों आपकी बेराट की यात्रा की गई थी और दोस्तों 8 बौद्ध स्तूपों की जानकारी भी प्रदान की थी 634 ईस्वी में। मुगल कालीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अकबर की टकसाल के प्रमाण, मुगल गार्डन, सराय व ईदगाह यहाँ से प्राप्त हुआ है। अन्य अवशेष कौन कौन से हैं, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि यहाँ से प्राप्त हुई है, त्रिरत्न चक्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष युक्त स्वर्ण मंजूषा महाराजा सवाई राम सिंह के काल में प्राप्त हुई। तो सवाई राम सिंह के काल में दोस्तों यहाँ से भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष युक्त स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। यहाँ से उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड भी प्राप्त हुए हैं। तो उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों।
यहाँ से सूती कपड़े में 36 मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं, जिसमें से 8 सिक्के पंचमार्क चांदी के, वो 28 सिक्के इंडो ग्रीक हिंदी यूनानी शासकों के हैं। तो यहाँ से सूती कपड़े में 36 मुद्राओं के प्रमाण भी मिले हैं, तो ये याद रखना आप, 36 मुद्राओं के प्रमाण भी मिले हैं सूती कपड़ों में, जिसमें से 8 सिक्के जो थे वो पंचमार्क चांदी के और 28 सिक्के जो है दोस्तों वो आपके इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों के हैं। तो 36 को आप डिवाइड कर लीजिए 8 और 28 में, तो 8 तो आपके सिक्के हो जाएंगे पंचमार्क चांदी वाले और 28 सिक्के हो जाएंगे आपके इंडो ग्रीक शासकों वाले। इंडो ग्रीक शासकों में सर्वाधिक 16 सिक्के जो है वो राजा मिनेंडर के काल के प्राप्त हुए हैं। तो राजा मिनेंडर के काल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेरार से प्राप्त हुए हैं। और जो आपके दोस्तों 16 सिक्के जो है वो आपके मिनेंडर के काल के प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। मिनेंडर के सिक्के मिले हैं आपके 16 28 में से, तो 28 आपके इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे, उसमें से 16 आपके मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और 8 सिक्के जो है वो किसके हैं दोस्तों? तो पंचमार्क चांदी के हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। बाकी इसका एक वीडियो और आएगा, तो उसमें आपकी ये सभ्यता वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।